गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या मेंडल के वंशागति के नियमों का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने जेनेटिक्स की कुछ सामान्य शब्दावली या टर्मिनोलॉजी का अध्ययन किया था। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस अर्थात मेंडल के वंशागति के नियम। वंशागति, हेरिडिटी भी इसको बोलते हैं या हेरिडिटी, वंशागति के नियम। मेंडल के वंशागति के 3 नियम हैं, जिसमें से जो प्रथम नियम है वह है लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविकता का नियम। तो अभी हम सबसे पहले मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस का अध्ययन करेंगे कि ये क्या है। लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविकता का नियम। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं और इनके जीन को हम कैसे व्यक्त करते हैं इसके बारे में आपको बताया था। और प्रभाविकता का जो नियम था इसका भी हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। तो जो मेंडल का ये प्रथम नियम है, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस, यह नियम एक गुण संकरण पर आधारित है। एक गुण संकरण, इसका मतलब होता है जब एक जोड़ी विरोधी लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है या संकरण कराया जाता है। इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। एक गुण संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। तो इस नियम में हम कोई भी एक जोड़ी विरोधी गुण ले सकते हैं। एक जोड़ी विरोधी गुण जो कि मटर के पौधों में 7 विरोधी गुण पाए जाते हैं, उसमें से हम कोई भी एक जोड़ी विरोधी गुण ले सकते हैं, जैसे लंबा पौधा और बौना पौधा, सफेद फूल और लाल फूल वाले पौधे। तो इसमें हम सबसे पहले जो एक जोड़ी विरोधी गुण है या एक एलील्स है वह लेते हैं। एक जोड़ी विरोधी गुण, यहां पर जोड़ी से मतलब 2 नहीं है, 2 गुणों का जो पेयर है उससे है। एक जोड़ी विरोधी गुण यह हो गया लंबा पौधा और बौना पौधा, ड्वार्फ प्लांट। लंबा पौधा व बौना पौधा, ये एक जोड़ी विरोधी गुण है। और हम ये भी जानते हैं कि इसमें जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में उत्पन्न होता है वह लक्षण प्रभावी गुण कहलाता है। माना लंबे पौधे के लिए जो जीन है, क्योंकि कोई भी जो लक्षण होता है वह जीन के ऊपर निर्भर करता है। लंबा पौधा, इसका जो जीन है वह कैपिटल टी और कैपिटल टी है, और बौना पौधा, इसके लिए जो हम जीन लेते हैं वह स्मॉल टी और स्मॉल टी लेते हैं। जब हम इनके बीच में क्रॉस कराते हैं या संकरण कराते हैं, तब
प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण उत्पन्न होता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। अब हम इनके बीच में जो संकरण होता है उस संकरण को एक सामान्य चार्ट के द्वारा व्यक्त करते हैं, जो कि इस प्रकार से बनता है। यहां पर कैपिटल टी ले लिया और दूसरी तरफ या ऊपर की तरफ स्मॉल टी और स्मॉल टी ले लेते हैं। तब जो स्मॉल टी है इसके ऊपर सबसे ऊपर ये वाला और इसका, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमें कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है। ये होता है कैपिटल टी और ये होता है स्मॉल टी। इसका और इससे मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल टी और यहां पर स्मॉल टी, फिर से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तब कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है। तो जिससे स्पष्ट है कि F1 पीढ़ी, ये F1 जेनरेशन कहलाती है। क्वेश्चन आता है कि F1 जेनरेशन या प्रथम पुत्रीय पीढ़ी किसे कहते हैं? तो जो पीढ़ी, जो पेरेंट प्लांट होते हैं, इनके क्रॉस के बाद जो जनरेशन बनती है या जो पीढ़ी बनती है उसे हम F1 जेनरेशन कहते हैं। इस F1 जेनरेशन में जो हमें पौधे प्राप्त होते हैं सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन आता है कि इसमें हमें सभी लंबे पौधे क्यों प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर है क्योंकि लंबापन एक प्रभावी लक्षण है और प्रत्येक पौधे के पास लंबेपन के लिए जो जीन उत्तरदायी है कैपिटल टी वह उपस्थित है। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे उत्पन्न होते हैं, कैपिटल टी इसके पास है और चारों पौधों के पास कैपिटल टी है। तो स्पष्ट है सभी पौधे लंबे पौधे होते हैं। यही मेंडल का प्रथम नियम है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब एक जोड़ी विरोधी लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण या क्रॉस कराया जाता है, संकरण या क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी F1 जेनरेशन, तो पहली पीढ़ी में उत्पन्न होने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रभावी लक्षण डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। व जो लक्षण उत्पन्न नहीं होता है
जैसे बौनापन, इस पीढ़ी में बौने पौधे उत्पन्न नहीं हुए हैं, तो ये लक्षण अप्रभावी लक्षण कहलाता है। व जो लक्षण उत्पन्न नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में जो लंबापन है पौधों की, जो लंबे पौधे उत्पन्न हुए हैं वह प्रभावी लक्षण है, और बौने पौधे अप्रभावी लक्षण है। क्वेश्चन आता है, क्या इस गुण के अतिरिक्त हम कोई दूसरा गुण भी ले सकते हैं? क्योंकि हमारे पास जो 7 एलील्स हैं उसमें से हम कोई भी एक विरोधी गुण ले सकते हैं। और बौनापन, लंबापन, प्रभावी लक्षण और बौनापन अप्रभावी लक्षण है। स्टूडेंट, अब आपको थोड़ा यहाँ पर एक यदि दूसरा एग्जाम्पल ले, तब उसमें हम लाल और सफेद पुष्प वाले पौधे ले सकते हैं। इसमें जो प्रभावी लक्षण होता है वह लाल रंग के पुष्प वाले पौधे का है। अर्थात यदि हम लाल और सफेद पुष्पों वाले पौधों के बीच संकरण कराते हैं तब पहली पीढ़ी में लाल पुष्प वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। अतः लाल रंग का पुष्प जो उत्पन्न हुआ है वह प्रभावी लक्षण हो जाएगा और सफेद रंग अप्रभावी लक्षण हो जाता है। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि किस पौधे के जीन, जो कैपिटल टी और कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी लिखा है, हमें किस पौधे के जीन कैपिटल लेटर से लिखने हैं और किस पौधे के जीन हमें स्मॉल लेटर से लिखने हैं। तो जो गुण प्रभावी लक्षण होता है उसके जीन कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं। प्रभावी लक्षण के जो जीन होते हैं ये कैपिटल लेटर में होते हैं, और जो अप्रभावी लक्षण होता है इसके जीन स्मॉल लेटर में होते हैं। ये इसमें एक पहला पॉइंट था। और यदि अब थोड़ा हम इसका यदि डिटेल अध्ययन करें तब हम देखते हैं कि यहां पर जो हमने पहली पीढ़ी में पौधे लिए थे उनके जो जीन थे लंबे पौधे के लिए कैपिटल टी और कैपिटल टी, लंबे पौधे के लिए जीन थे कैपिटल टी और कैपिटल टी। बौने पौधे के लिए जो जीन थे स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये पेरेंट जनरेशन थी। और पेरेंट जनरेशन के बीच जब संकरण कराया तब जो हमें पहली पीढ़ी प्राप्त हुई है या जो संतान प्राप्त होती है उसे हम F1 जनरेशन कहते हैं। और F1 जनरेशन में भी जो पौधे उत्पन्न हुए थे सभी पौधे लंबे पौधे थे, लेकिन जो इनके जीन थे वह जीन था कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखें, यहाँ पर लंबे पौधे के जीन कैपिटल टी और कैपिटल टी है,
और यहाँ पर लंबे पौधे के जीन कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं। तो जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के जीन की स्टडी करते हैं तब इसे जीनोटाइप कहते हैं। जीनोटाइप मतलब जब हम किसी जीवधारी के जीन की स्टडी करते हैं तब यह जीनोटाइप कहलाता है। और जब हम किसी ऑर्गेनिज्म या जीव के बाह्य लक्षण की स्टडी करते हैं तब यह फिनोटाइप कहलाता है। फिनोटाइप जैसे लंबे पौधे दो तरह के जीन रखते हैं, लेकिन हम लंबे पौधों को देखकर इनके जीन की आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाएंगे कि इसके पास कौन से जीन है। यह इनका बाह्य लक्षण है। फिनोटाइप जीवों के बाह्य लक्षणों का अध्ययन। यह फिनोटाइप कहलाता है, जीवों के बाह्य लक्षणों का अध्ययन। तो यहां पर एक चीज इससे निकलकर सामने आती है, कोई भी ऐसे पौधे जिनके फिनोटाइप समान हैं, अर्थात ये दोनों पौधे लंबे हैं लेकिन इनके जो जीन हैं या जीनोटाइप है ये अलग अलग हैं, अर्थात समान फिनोटाइप वाले पौधों का जीनोटाइप अलग अलग हो सकता है, का जीनोटाइप अलग अलग हो सकता है। जैसे ये हमने जो यहां पर कैपिटल टी और स्मॉल टी लिखा था, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ये लंबे पौधे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी लंबे पौधे, फिनोटाइप लंबे पौधे हैं, लंबापन है, जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है। इसके अलावा ये पौधे भी लंबे हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी। अब यहां पर कुछ चीजें और भी निकलकर सामने आती हैं कि वे पौधे जिनके जीन समान होते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी, जिनके दोनों जीन समान होते हैं वो समयुग्मकी कहलाते हैं या होमोजाइगस कहलाते हैं। जिनके जीन समान होते हैं समयुग्मकी कहलाते हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों समयुग्मकी हैं या होमोजाइगस हैं। इसके अलावा ये शुद्ध पौधे भी हैं क्योंकि दोनों जीन समान हैं, ये शुद्ध हैं। और वे पौधे या वे ऑर्गेनिज्म जिनके जीन अलग अलग होते हैं ये विषम युग्मकी या हेट्रोजाइगस कहलाते हैं। विषम युग्मकी या हेट्रोजाइगस
कहलाते हैं और ये पौधे संकर पौधे भी कहलाते हैं, संकर या हाइब्रिड। ये संकर पौधे या हाइब्रिड प्लांट भी कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने विषम युग्मकी, इनके जीन अलग अलग होते हैं, इनके दोनों जीन कैसे हैं, अलग अलग हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। समयुग्मकी, इनके दोनों जीन समान हैं, समयुग्मकी। कैपिटल टी ये लंबे पौधे तो हैं, लेकिन ये, अब इनका वास्तविक नाम समझ लें, ये शुद्ध लंबे पौधे हैं, बौने पौधे या शुद्ध बौने पौधे हैं, और कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले पौधे संकर लंबे पौधे हैं या हाइब्रिड प्लांट हैं। तो स्टूडेंट्स, जहां पर जीन डिफरेंट हो जाता है वहां पर ऑर्गेनिज्म या प्लांट हाइब्रिड हो जाता है। तो अभी आपने जो मेंडल का फर्स्ट लॉ था इसकी स्टडी कर ली है। अब इसके बाद जो मेंडल का सेकंड रूल है, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट या लॉ ऑफ सेपरेशन, अब हम उसका अध्ययन करेंगे। इन दोनों रूल्स में एक और भी समानता है कि ये दोनों रूल्स एक गुण संकरण या मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं मेंडल का सेकंड रूल, लॉ ऑफ सेपरेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। इसके पहले आप ये जीनोटाइप, फिनोटाइप, समयुग्मकी, विषमयुग्मकी, शुद्ध पौधे और बौने पौधे, इनके बारे में आप जान चुके हैं। अभी सेकंड रूल और थर्ड रूल में इन्हीं सारे वर्ड्स का यूज होना है कि इनका जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है। तो जैसे हम थोड़ा और यहाँ पर इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो भी यदि देखें तब ज्ञात होता है कि जो इनमें फिनोटाइप रेशियो मिलता है फिनोटाइप का मतलब है सभी पौधे किस प्रकार के हैं। तो इनमें सभी पौधे लंबे हैं, अर्थात इनका जो फिनोटाइप है वह 100% समान है। इसी प्रकार इनका जो जीनोटाइप है वह भी F1 जनरेशन में फिनोटाइप भी सभी का समान है और F1 जनरेशन में सभी का जीनोटाइप भी 100% समान है। सारों के जीन एक से हैं और सारों के बाह्य लक्षण भी एक से हैं। इसके बाद मेंडल का सेकंड रूल, लॉ ऑफ सेपरेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट, इसका हम अध्ययन करेंगे। और इस रूल्स में जो टर्मिनोलॉजी आती है उसकी स्टडी आप कर चुके हैं। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट या लॉ ऑफ सेपरेशन, अर्थात युग्मकों की शुद्धता का नियम या युग्मकों के पृथक्करण का नियम।
युग्मक गैमीट, या इसको जिन्हें हम जीन के रूप में भी लिख रहे हैं वही गैमीट है। युग्मकों की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मेंडल का जो सेकंड रूल है, ये नियम भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक गुण संकरण पर आधारित है, अर्थात इसमें एक जोड़ी विरोधी गुण लेना है। वह विरोधी गुण 7 एलील्स में से कोई भी हो सकता है। एक जोड़ी विरोधी गुण हमें लेना है, तो हमने जो एक जोड़ी विरोधी गुण लिया है वह लिया है जो प्रथम नियम में लिया था, लंबा पौधा और बौना पौधा। यहां पर हम जानते हैं कि लंबापन और बौनापन में जो प्रभावी लक्षण है वह लंबापन है। तो लंबे पौधे के लिए हम जो जीन लेते हैं कैपिटल टी और कैपिटल टी लेंगे, और बौने पौधे के लिए हम जो जीन लेते हैं वह स्मॉल टी और स्मॉल टी लेते हैं। और जब इनके बीच संकरण या क्रॉस कराते हैं तब इसको हम एक बॉक्स बना लेते हैं, और यहां पर ये 2 जीन है, तब एक जीन इस तरफ लिख दिया इस लाइन के ऊपर और एक जीन इस लाइन के नीचे। ये लंबे पौधे के जीन है, और बौने पौधे के जीन स्मॉल टी और स्मॉल टी, एक इस वाली लाइन के इस तरफ और एक इस तरफ लिख देते हैं। इसके बाद हम इस स्मॉल टी का कैपिटल टी में मल्टीप्लिकेशन कराते हैं या गुणा कराते हैं, तब कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है। इस स्मॉल टी को कैपिटल टी से मल्टीप्लाई करते हैं, पुनः कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है। अर्थात जो F1 जनरेशन होती है, यहां पर जो फर्स्ट रूल है उसका रिवीजन भी हो गया। F1 जनरेशन में सभी लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं जिनका जीनोटाइप भी समान होता है और फिनोटाइप भी समान होता है। इसके बाद जो F1 जनरेशन में पौधे उत्पन्न हुए हैं, हम उनके बीच स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तब एक फर्स्ट जनरेशन का प्लांट है और जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है। ये दोनों पौधे बाहर से देखने पर हमें लंबे दिखाई देते हैं, लेकिन इनका जो जीनोटाइप होता है वह अलग अलग होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इनके बीच में जब संकरण कराना है तब हम फिर से एक बोर्ड बना लेते हैं, और इसके एक तरफ हम इस पौधे के जीन लिखेंगे और दूसरी तरफ इस पौधे के जीन लिखेंगे। तब कैपिटल टी और स्मॉल टी पहले पौधे के जीन, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दूसरे पौधे के जीन है। इस प्रकार से हम लिख लेते हैं और
इसका इसी आधार पर मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, गुणा कराते हैं। कैपिटल टी इस कैपिटल टी से, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, इसके नीचे आता है कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे कराना है, तब कैपिटल टी, स्मॉल टी का मल्टीप्लाई स्मॉल टी से कराना है। स्मॉल टी और स्मॉल टी प्राप्त होता है। तब हम देखते हैं हमें किस प्रकार के 4 जीनोटाइप प्राप्त हुए हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी। उसको थोड़ा और पास में लिख लेते हैं। कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो सबसे पहले हम इनका जो जीनोटाइप होता है वो हम देख चुके हैं। ये दोनों जीन समान है तो ये शुद्ध है, और कैपिटल टी लंबेपन का जीन है तो स्पष्ट है ये पौधा लंबा है। लंबा तो है, इसके साथ यह शुद्ध लंबा पौधा भी है, क्योंकि यह कैपिटल टी और कैपिटल टी के साथ समयुग्मकी या होमोजाइगस है। होमोजाइगस क्या होते हैं मैं आपको इसके पहले बता चुका हूं। कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसके पास प्रभावी लक्षण लंबेपन का जीन है तो ये वाला पौधा भी लंबा पौधा होगा। इसी प्रकार कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये वाला पौधा भी लंबा पौधा होता है, लेकिन इसके पास जो जीन है ये जीन हेट्रोजाइगस हैं, अलग अलग हैं, तो स्पष्ट है ये दोनों संकर लंबे पौधे होंगे। संकर मतलब हाइब्रिड। स्मॉल टी, ये दोनों जीन बौने पौधे के हैं। जो कि समान है, होमोजाइगस है, समयुग्मकी है। ये भी होमोजाइगस है तो यह शुद्ध बौना पौधा होता है। तब हम इनके बाह्य लक्षणों के आधार पर, बाह्य लक्षण फिनोटाइप, तब इनके हम जो बाह्य लक्षण है, बाह्य लक्षण के आधार पर देखते हैं। तीन पौधे लंबे और एक पौधा बौना। 3 लंबे पौधे उत्पन्न होते हैं और एक पौधा बौना उत्पन्न होता है। तब जो लंबेपन और बौनेपन में 3:1 का अनुपात होता है, ये फिनोटाइप रेशियो है। और जब हम इनका जीनोटाइप अनुपात देखते हैं तो ज्ञात होता है एक पौधा शुद्ध लंबा है क्योंकि इसके पास शुद्ध लंबेपन के जीन है, कैपिटल टी। 2 पौधे संकर लंबे हैं, 2। इसके बाद एक शुद्ध बौना पौधा है, तब 1:2:1 हमें इस प्रकार से इनका जीनोटाइप प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स अभी आपने ये सेकेंड रूल्स की स्टडी की है। अब क्वेश्चन आता है कि इसे हम लैंग्वेज में या भाषा के रूप में कैसे लिखेंगे। तो अब हम इस रूल्स को कैसे लिखना है इसकी स्टडी करेंगे। जब आप इसके पहले लिख दें कि मेंडल के द्वितीय नियम के अनुसार, या मेंडल के युग्मकों के शुद्धता के नियम के अनुसार, या मेंडल के पृथक्करण के नियम के अनुसार, इसके पहले आप इतना लिख दें। जब एक जोड़ी
विरोधी लक्षण को ध्यान में रखकर संकरण कराया जाता है। तो प्रथम पीढ़ी में F1 जेनरेशन, प्रथम पीढ़ी मतलब F1 जेनरेशन, जेनरेशन में केवल प्रभावी लक्षण वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। यही आपको लिखना है और यहाँ तक हमने आपको ये एक्सप्लेन भी कर चुके हैं। यहाँ पर आप इसको देखते जाएं और यहाँ पर लिखते जाएं। तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण वाले पौधे उत्पन्न होते हैं और जब F1 पीढ़ी या जेनरेशन के पौधों जब F1 पीढ़ी के पौधों के बीच स्वपरागण या संकरण कराया जाता है, संकरण की एक विधि स्वपरागण भी है, के बीच स्वपरागण कराया जाता है, तो द्वितीय पीढ़ी, ये वाली पीढ़ी F2 जेनरेशन कहलाती है। तो द्वितीय पीढ़ी में F2 जेनरेशन में प्रभावी व अप्रभावी लक्षण प्रभावी व अप्रभावी लक्षण 3:1 में उत्पन्न होते हैं। तीन पौधे लंबे उत्पन्न हुए थे और एक पौधा बौना उत्पन्न हुआ था। तो 3 लंबे पौधे ये प्रभावी लक्षण है, एक बौना पौधा अप्रभावी लक्षण है। 3:1 में उत्पन्न होते हैं। जिससे स्पष्ट होता है F1 पीढ़ी या F1 जेनरेशन में दोनों F1 पीढ़ी में यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ रहते हैं, लेकिन जब इन्हें अपने अपने लक्षण प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होता है
तब दोनों जीन अलग अलग लक्षण उत्पन्न कर देते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि प्रथम पीढ़ी में एक साथ रहने पर भी इनके लक्षणों में शुद्धता बनी रहती है। यही मेंडल का युग्मकों की शुद्धता का नियम है। प्रथम पीढ़ी में साथ रहने पर भी युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है और प्रत्येक युग्मक अपना लक्षण उत्पन्न करता है। शुद्धता बनी रहती है। इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। या पृथक्करण का नियम कहते हैं। तो स्टूडेंट, अभी आपने मेंडल के प्रथम नियम और द्वितीय नियम का अध्ययन कर लिया है। प्रथम नियम और द्वितीय नियम जो कि प्रभाविकता पर आधारित है, तो इसमें क्वेश्चन आता है कि क्या प्रत्येक कंडीशन में ये नियम अप्लाई होता है, लागू होता है? तो इसका आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। मेंडल का नियम हर जगह अप्लाई नहीं होता है। प्रथम नियम के साथ भी कुछ अपवाद उत्पन्न हो जाते हैं और द्वितीय नियम के साथ भी कुछ अपवाद उत्पन्न हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम प्रथम नियम और द्वितीय नियम के जो अपवाद हैं, जो एक्सेप्शनल केस हैं, अब हम उनका अध्ययन करेंगे। आप इसको अच्छे से ये समझ लें। इनमें बाह्य लक्षण 3:1 में है। फिनोटाइप अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ जो फिनोटाइप है वह 3:1 है और जो जीनोटाइप है 1:2:1 है। ये होना चाहिए। तो अब हम इनका जो अपवाद है, अपवाद का अध्ययन करेंगे। इनका अपवाद एक प्लांट होता है मिराबिलस जलापा, वह प्रदर्शित करता है। यह मिराबिलस जलापा अपूर्ण प्रभावकता प्रदर्शित करता है। अपूर्ण प्रभाविकता, ना तो उसमें कोई लक्षण प्रभावी होता है ना कोई लक्षण अप्रभावी होता है, बल्कि दोनों लक्षण आधे आधे प्रदर्शित हो जाते हैं। अब इसके नियम के अपवाद। अपवाद मिराबिलस जलापा इस प्लांट का बॉटनिकल नेम है। मिराबिलस जलापा नामक पौधा होता है, यह प्रदर्शित करता है। इसके पास दो फूल होते हैं, दो प्रकार के फ्लावर होते हैं, रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर। रेड फ्लावर, इस गुण को हम प्रभावी गुण मानते हैं और इसके लिए जो हमने जीन लिखे हैं वह कैपिटल W और कैपिटल W के रूप में लिख दिए। और वाइट फ्लावर अप्रभावी होता है, इसके लिए जो जीन लिखे जाएंगे वह स्मॉल लेटर से लिखे जाएंगे, तब यह स्मॉल W और स्मॉल W। जब इनके बीच हम संकरण कराते हैं तब यह पुनः हम एक बॉक्स बना लेते हैं। इसमें गलती के चांस कम हो जाते हैं। इसके एक तरफ ये दोनों जीन इस तरफ, ये दोनों जीन इस तरफ लिखते हैं।
कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू, स्मॉल डब्लू। इस डब्लू का गुणा इस डब्लू में कर दें, स्मॉल डब्लू का गुणा कैपिटल डब्लू में करना है। और यही हमने मेंडल के प्रथम नियम और द्वितीय नियम में किया था। एक कैपिटल डब्लू, स्मॉल डब्लू और कैपिटल डब्लू, इसका जब मल्टीप्लाई करते हैं कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू प्राप्त होता है। हर जगह कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू प्राप्त होता है। तो जो F1 जेनरेशन प्राप्त होती है, इस पीढ़ी में सभी पौधे गुलाबी रंग के होते हैं। यह गुलाबी रंग के फूलों वाले होते हैं। जो कि अपूर्ण प्रभाविकता कहलाती है। अर्थात जब कोई भी लक्षण प्रभावी लक्षण के रूप में कार्य नहीं करता है, बल्कि दोनों लक्षण एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं, इसे अपूर्ण प्रभाविकता कहते हैं। यहाँ पर जो सह प्रभाविकता है वो अलग है, आपको इसे सह प्रभाविकता नहीं समझना है, कोडोमिनेंस नहीं समझना है। ये अपूर्ण प्रभाविकता कहलाती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। यह अपूर्ण प्रभाविकता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसमें कोई भी गुण उत्पन्न नहीं हुआ है, ना तो पौधा प्योर व्हाइट है, व्हाइट फ्लावर वाला है, ना ही पौधे के पास प्योर रेड फ्लावर है। तो यह इनकम्प्लीट डोमिनेंस है या अपूर्ण प्रभाविकता है। इसमें कोई भी लक्षण एक जोड़ी विरोधी लक्षणों में से कोई भी लक्षण, आप इसको लिख सकते हैं, जब एक जोड़ी विरोधी लक्षणों में से कोई भी लक्षण प्रभावी नहीं होता है, तब इसे अपूर्ण प्रभाविकता कहते हैं। जैसे मिराबिलस जलापा, इसमें जब हम लाल फूल और सफेद फूल के बीच पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तो गुलाबी रंग के फूलों वाले पौधे उत्पन्न होते हैं। यह प्रथम नियम का अपवाद है। तब इसे अपूर्ण प्रभाविकता कहते हैं। और यदि हम इसकी F2 जेनरेशन ले लें, अभी हमने आपको यहाँ पर टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस नहीं बताया है, उसकी स्टडी हम थर्ड रूल्स के पहले करेंगे। अब यदि हम इसकी जो F2 जेनरेशन है, इसको यहीं पर हम संकरण कराते हैं। F1 कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, कैपिटल डब्लू और स्मॉल डब्लू। तब जो F2 जेनरेशन के लिए जो बॉक्स बनेगा या जो क्रॉस होता है, कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, कैपिटल डब्लू और कैपिटल डब्लू, ये प्योर रेड प्लांट रहेगा, रेड फ्लावर वाला प्लांट रहेगा। कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू, ये
पिंक फ्लावर वाला प्लांट रहेगा। कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, ये पिंक फ्लावर, स्मॉल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू ये वाइट फ्लावर वाला प्लांट रहेगा, जो कि मेंडल के नियम के अनुसार जो फिनोटाइप रेशियो 3:1 दिया गया है उसके अनुसार भी नहीं है, क्योंकि इसमें एक पौधा शुद्ध लाल है, लाल पुष्पों वाला है, एक पौधा शुद्ध लाल पुष्प वाला है, और जो दो पौधे हैं ये दो पौधे संकर हैं क्योंकि हेट्रोजाइगस हैं, और यह संकर पिंक पुष्प वाले प्लांट हैं। और जो एक प्लांट है बचा हुआ यह शुद्ध सफेद पुष्प वाला प्लांट है। तो ये मेंडल के प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों के अपवाद में आता है। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर मेंडल के फर्स्ट और सेकंड रूल्स की डिटेल स्टडी कर ली है, और इसके अतिरिक्त आपने जेनेटिक्स में आने वाली बहुत सारी टर्मिनोलॉजी का भी अध्ययन कर लिया है। इसके बाद वाले वीडियो में हम टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और मेंडल का जो थर्ड रूल है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट उसकी स्टडी करेंगे। यदि यह आपकी समझ में आ गया है तो आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहें और मेरे चैनल के लिए भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे नंबरों के साथ पास हो पाएँ, उत्तीर्ण हो पाएँ। थैंक यू।